हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर कंटिन्यू पढ़ाइए, कंटिन्यू यानी कि रोज़ाना एक लेक्चर डालिए। तो मैंने भी सोचा है ठीक है भाई, अब रोज़ाना एक लेक्चर शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रोज़ाना जो वीडियो शूट करेंगे उसकी थोड़ी जो लिमिट होगी टाइमिंग की वो थोड़ी कम कर दी जाएगी, यानी कि हम एक आध घंटे का वीडियो नहीं डालेंगे, 30, 35, 40 मिनट तक का वीडियो रोज़ डाला करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएं तो ये मेरे नंबर हैं, ये मेरे नंबर हैं, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, बुक के या नोट्स के फ़ोटो खींचकर आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। और हम अगर आप चाहें बच्चे मिलके तो हम आपके लिए टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा बना के और आप बिना टीपे ईमानदारी के साथ घर पे उसका आंसर लिखें कॉपी में और उसके फ़ोटो मुझे भेज दें, मैं चेक करके आपको नंबर और लिस्ट दोनों कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यकृत के लीवर के फंक्शंस देखेंगे, यकृत के कौन कौन से कार्य हैं वो आज हम देखेंगे। तो अब यकृत क्या है ना, यकृत कौन है, कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में अगर आपको नॉलेज करनी है तो इससे पहले का वीडियो देखना होगा जिसमें हमने कंप्लीट पाचक ग्रंथियों की बात की थी। तो यकृत के कार्य देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है पित्त रस का निर्माण। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है पित्त रस का निर्माण, बाइल जूस जिसे कहते हैं। पित्त रस को क्या कहते हैं? बाइल जूस, यानी फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। देखिए दोस्तों, पित्त रस क्या है, हमने देखा था जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी किसकी, लीवर की, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ सेल्स होती हैं जिनको हमने हेपेटोसाइट्स सेल्स कहा था। हेपेटोसाइट्स ये सेल्स हैं जिनके द्वारा यकृत की पालिका बनती है और पालिकाएं मिलकर क्या बनाती है, पूरे लीवर को बनाती है। तो इन हेपेटोसाइट्स द्वारा ही बाइल जूस का स्त्रवण किया जाता है, इन हेपेटोसाइट सेल्स द्वारा ही बाइल जूस का निर्माण किया जाता है। बाइल जूस क्या है? तो बाइल जूस एक कैसे रंग का, पीला हरा, बाइल जूस पीला हरा रंग का एक लिक्विड है जो किसमें भरा होता है, जो पित्ताशय में भरा होता है। पित्ताशय में भरा, कहाँ होता है भरा? पित्ताशय में भरा होता है, गाल ब्लैडर जिसे कहते हैं पित्ताशय को, पित्ताशय में भरा होता है। पित्ताशय दाहिनी पाली पे, लीवर की दाहिनी पाली पे जुड़ा हुआ होता है या नीचे लटका हुआ होता है। तो हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम देख रहे हैं कि बाइल जूस क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हेपेटोसाइट सेल्स द्वारा स्त्रावित जो जूस है उसको बाइल जूस कहते हैं, पीला हरा जिसका रंग होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ होती हैं देखिए, इसमें यहाँ लिखता हूँ मैं, पित्त रस में पित्त लवण होते हैं। कौन होंगे? पहले तो होंगे पित्त लवण, दूसरे होंगे इसमें पित्त वर्णक पिगमेंट। अब पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके बाद ग्लाइकोलेट होता है, ग्लाइकोलेट, और एक टोरोकोलेट, टोरोकोलेट। ये तो हैं कौन? ये सारे हैं पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट। हमें केवल क्या करने हैं, इनके नाम याद करने हैं। क्लियर दोस्तों इतना? पित्त वर्णक की बात करते हैं तो पित्त वर्णक होते हैं दो, कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दो पित्त वर्णक हैं जो कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो किसमें उपस्थित होंगे? पित्त रस में उपस्थित होंगे। तो पित्त लवण 3, पित्त वर्णक 2। इसके बाद इसमें और कौन सी चीज होती है? इसमें एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्टेरॉल, जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है थोड़ा सा, लेकिन जरूरी भी है थोड़ा। यानी दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा होता है बुरा। इसके बाद चौथी चीज इसमें होती है लेसिथिन, लेसिथिन। तो ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि किसमें? पित्त रस में उपस्थित होते हैं। पित्त रस में पित्त लवण होंगे जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट होंगे।
इसके बाद पित्त वर्णक दो होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्निन। अभी इनका निर्माण कहाँ होता है उसके बारे में बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। अब जो पित्त वर्णक हैं इनका निर्माण आरबीसीज के विघटन से क्या बनता है, आरबीसी जब टूटेंगे तो एक हीमोग्लोबिन बनता है आरबीसी में जो उपस्थित होता है। इस हीमोग्लोबिन के टूटने से ही किसका निर्माण होता है, पित्त वर्णकों का निर्माण होता है। ये बात हमें याद रखनी है कि जो पित्त वर्णक हैं इनका निर्माण किससे होता है, आरबीसी के विघटन से। हीमोग्लोबिन अलग होता है और हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो किसका निर्माण होगा, पित्त वर्णकों का निर्माण होगा। यानी कि हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलीरुबिन और बिलीवर्निन का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इसी टॉपिक में यानी पित्तरस के निर्माण में ही हम इस पित्तरस के कुछ कार्य देख लेते हैं। पित्तरस के कार्य, पहला, ये सबसे पहला कार्य है इसका वसा के पाचन में भाग लेना। वसा के पाचन में भाग लेना। और ये क्या करता है, वसा को पचाता नहीं है, तोड़ता नहीं है, बस उसका क्या करता है, पायशीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन, पायशीकरण। इसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन, वसा का पायशीकरण। पायशीकरण क्या है कि मान लो वसा की इतनी बड़ी बूंद है ना, ये किसकी, ये वसा है, किसकी, वसा की गोल बूंद है। इस वसा को क्या करता है, जो पित्तरस है वो छोटी छोटी गुलिकाओं में बदल देता है, जिन्हें वसा गुलिकाएं कहते हैं। बस इस क्रिया को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी बड़ी वसा बूंद का या बड़े वसा अणु का छोटी छोटी गुलिकाओं में बदलना। और इनके चारों तरफ कौन होगा, इनके चारों तरफ पित्तरस उपस्थित होगा। तो इस क्रिया को कहते हैं वसा का इमल्सिफिकेशन, पायशीकरण। सिंपल सी बात है, बड़ी वसा है, फुटबॉल है, उसको गेंद के रूप में तोड़ना क्या कहलाएगा, वसा का पायशीकरण या इमल्सिफिकेशन इसको कहा जाता है। तो पहला कार्य हो गया इसका वसा के पाचन में या वसा के पायशीकरण करने में। दूसरा इसका कार्य होगा भोजन को सड़ने से बचाना, भोजन को सड़ने से बचाना। जैसे ही गृहिणी में या ड्यूडेनम वाले पार्ट में भोजन आएगा तो वहां पर सड़ने से बचाने का काम कौन करेगा, सड़ने से बचाने का काम कौन करता है, पित्तरस करता है। इसके बाद देखिए ये क्या करता है, जो हानिकारक जीवाणु होंगे तो जीवाणुओं को भी ये मारने का कार्य करता है, जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। ये काम HCl का भी था और यही काम किसका है, पित्तरस का भी है। और चौथा और लास्ट कार्य इसका क्या है, ये अम्लीयता को समाप्त करता है, अम्लीयता को समाप्त। ये क्या करता है, भोजन की जो अम्लीयता होती है उसको समाप्त करने का काम करता है। तो ये है हमारा पूरा पित्तरस। पित्तरस क्या है ये हमने बात कर ली है। कहाँ निर्माण होता है, हेपेटोसाइट सेल्स जो लीवर में स्थित होती है उनमें निर्माण होता है। बाइल जो पीला हरा होता है, पित्ताशय में जो भरा होता है। इसमें चार चीजें मेन है, पित्त लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट, एक जैसी नाम है ना। पित्त वर्णक में बिलीरुबिन, बिलीवर्निन, इनका निर्माण आरबीसी के विघटन से होता है। आरबीसी के विघटन से हीमोग्लोबिन बनता है और इस हीमोग्लोबिन के विघटन से इन पित्त वर्णकों का निर्माण होता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन दो चीजें और पाई जाती हैं। अब हम इस पित्तरस के कार्य देखते हैं। तो वसा के पायशीकरण में भोजन को सड़ने से बचाता है, जीवाणुओं को जो नष्ट कर देता है और भोजन की अम्लीयता को समाप्त करता है। पायशीकरण किसे कहते हैं, तो वसा की बड़ी बूंदों का छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना क्या कहलाता है, पायशीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो पहला कार्य हो गया पित्तरस का निर्माण। चलिए अब दूसरे कार्य की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अब कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं अपने को याद करनी है। चलो, एक परिभाषा आती है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। बेटा इसको हिलाए मत बेंच पे ना। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ऐसे ही एक और होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। फिर इसी के जैसा एक और नाम होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियो या यज्ञ वाला बना सकते हैं,
ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये तीन परिभाषाएं मिलती जुलती हैं और इनके वर्डिंग में हम कंफ्यूज होते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। और एक वर्ड, अच्छा ये तीन तो हमें अभी बता देंगे, तीन तो हमें जूलॉजी में पढ़ने। एक शब्द आता है बॉटनी में, वो क्या है उसको मैं लिख देता हूं, ग्लाइकोलाइसिस। ये तो हमें बॉटनी में पढ़ना है भाई, बॉटनी चैप्टर नंबर शायद 11th, रेस्पायरेशन है जो, जिसका नाम रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन, पादपों पढ़ेंगे हम इसको। तो लेकिन इसको मैं अभी बता दूंगा, है ना, कंफ्यूजिंग वर्ड है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बस क्या हट गया है इसमें, जेनो। तो इनकी बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले इसकी ग्लाइकोजेनेसिस। अब सबसे पहले देखो जेनेसिस जो शब्द आ जाए, कौन सा वर्ड, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मिंग यानी कि बनाना, और किसको बनाएगा, ग्लाइकोजन। इसमें एक शब्द छुपा देखो, ग्लाइकोजन जेनेसिस, ग्लाइकोजन जेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का निर्माण। क्लियर है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब बनाना या बनना, फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, उसको ग्लाइकोजन के रूप में या ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। इतना क्लियर है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर पहली बात। ये क्रियाएं भी कहाँ होती हैं, ये सारी क्रियाएं होती हैं, इसको छोड़कर ये सारी क्रियाएं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सारी क्रियाएं होती हैं लीवर में। तो ये लीवर का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट या भाग या काम। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जैसे जेनेसिस का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन, और इस लाइसिस का मतलब होता है उसको तोड़ना। किसको तोड़ेगा, ग्लाइकोजन, आगे इसमें भी ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का टूटना, यानी कि ग्लाइकोजन टूटेगी तो किस में टूटेगी, ग्लूकोज में, यानी कि इस ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया का उल्टा क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मैं लिख देता हूं इसको, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर है दोस्तों, दोनों क्रियाओं में हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, जेनेसिस यानी बन रहा है, और ग्लाइकोजन का टूटना किसमें, ग्लूकोज में, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब तीसरी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब देखो भाई, अच्छा ये क्रियाएं कब होती हैं, जब हमारे ब्लड में हमने भोजन खाया, भोजन कर लिया, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है। तो अवशोषण में क्या होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें हालांकि हार्मोनों का कंट्रोल भी होता है ना। इंसुलिन हार्मोन इस क्रिया को प्रेरित करेगा, ग्लूकेगॉन हार्मोन इस क्रिया को प्रेरित करेगा, उसके बारे में बात आगे करेंगे। तो जो ग्लूकोज ज़्यादा हो गया हमारी ब्लड वेसल्स में, उसको ब्लड से ग्लूकोज को कहाँ भेजा जाता है, यकृत निवाहिका शिरा हमने पढ़ा था, पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। तो ब्लड कहाँ जाता है, सीधी आंत से कहाँ जाता है, लीवर के पास। तो लीवर में जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट सेल्स, वो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर खुद के पास इकट्ठा कर लेती है। यानी कि ग्लाइकोजन कहाँ स्थित होगा, लीवर में। कहाँ स्थित होगा, लीवर में। और जब ब्लड शुगर की मात्रा, जैसे हमने 1-2 दिन के लिए व्रत कर लिया या खाना नहीं खाया लंबे टाइम तक, तो क्या होगा, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको कहेंगे अपन ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब इस तीसरी वाले की बात करते हैं, ग्लूको, यहां पे वर्ड छिपा हुआ है कौन सा, ग्लूकोज, और नियो यानी कि नया, जेनेसिस मतलब बनना, मतलब किसी नए तरीके से ग्लूकोज का निर्माण, किसी नए तरीके से ग्लूकोज का निर्माण। अब वो नया तरीका क्या है, देखिए कभी कभी एफ का मतलब है फैटी एसिड, वसा अम्ल या वसीय अम्ल। इसकी बात करेंगे, जब भी मैं एफ लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड।
ठीक है दोस्तों, इसको समझ जाओगे। और जब भी मैं क्या लिखूंगा ए, तो इसका मतलब होगा अमीनो अम्ल एसिड। अब ये अभी बता दिया है मैंने, आगे हम इन्हीं वर्ड का यूज करेंगे। एफ ए मतलब फैटी एसिड और ए का मतलब होगा एमिनो एसिड। अब देखो नए तरीके से हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज। तो एफ ए और ए क्या बना दें, कभी कभी ग्लूकोज बना दें। क्या बना दें, ग्लूकोज बना दें। तो इस क्रिया को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी किसी नए तरीके से ग्लूकोज का निर्माण। तो एफ ए और ए फैटी एसिड एमिनो एसिड मिलकर, अगर कभी मिलकर या कैसे भी अलग अलग भी किसका निर्माण कर दें, ग्लूकोज का निर्माण कर दें, तो क्या होगा, इस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये क्रिया नहीं चल रही तो ये हो जाता है। अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या है। मैंने बता दिया, इसको हमने बॉटनी में पढ़ना है डिटेल में, इसका साइकिल चलती है पूरी। तो ग्लाइकोलाइसिस, अब यहाँ पे ग्लाइको पूरा जन तो नहीं है ना, लाइसिस का मतलब तो तुम्हें पता है, टूटना। तो यहाँ पर क्या टूटेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटकर पीए बनाता है। पीए क्या है, ये पीए है पाइरूविक एसिड, पाइरूविक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज बॉटनी में पढ़ेंगे हम इसको, जहां पर क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज पाइरूविक एसिड के 2 अणु बनाता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में। एक ग्लूकोज टूटकर 2 पाइरूविक एसिड के अणु बनते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं लाइसिस, यानी टूटना, ग्लूकोज का टूटना, किसमें, पाइरूविक एसिड में। इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन इसको केवल पेज के ऊपर नोट कर ली तुम, हमें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, बस ये हमारी 3 क्रिया हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजिंग है। तो मैंने उसको सरल तरीके से बता दिया है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैटी एसिड और एमिनो एसिड का ग्लूकोज में बदलना। ये तीनों क्रियाएं हो गई। तो ये 4 कार्य हो चुके हैं अभी तक हमारे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 5वें कार्य की और बढ़ दें। अब तो सिंपल हो गया। देखिए 5वां कार्य है कि यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं, विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। किसका संश्लेषण करती हैं, विटामिन ए का। और कुछ विटामिनों का संग्रहण भी करती हैं, यानी कि यहाँ पर बनेगा भी और यहाँ पर रहेगा भी। कौन कौन, एक तो विटामिन ए, कौन सा विटामिन रहेगा, विटामिन ए रहेगा, इसके बाद विटामिन डी रहेगा, और इसके बाद विटामिन B12 रहेगा। B12 इस पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और नीट में और रीट में और बहुत सारे जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि जो B12 है, इसको, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। और इसमें एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है कोबाल्ट धातु। तो इन दोनों चीजों पर या इन दोनों बातों पर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि B12 जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। ठीक है, कोबालामिन सही लगा है। और विटामिन जो B12 है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, उसमें धातु पाई जाती है कोबाल्ट, इंपोर्टेंट। तो देखिए लीवर क्या करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, और संग्रहण किस किस विटामिन का करता है, विटामिन ए, डी और B12। इसके बाद देखिए और किसका संश्लेषण होता है, यहाँ पर यूरिया का संश्लेषण चलता है, यूरिया का संश्लेषण, यानी कि यहाँ पर हमारे लीवर में ही यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है भाई, याद रखना है, केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। NH2CONH2। अच्छा, यूरिया किससे बनी है, यूरिया बनती है अमोनिया, 2 अमोनिया के अणु और एक CO2 का अणु, है ना। यूरिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। एक तो यूरिएज एंजाइम यहाँ पर काम आता है, यूरिएज एंजाइम, और किससे बनता है, 2 मॉलिक्यूल किसके चाहिए, अमोनिया के, और 1 मॉलिक्यूल चाहिए किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यूरिया का संश्लेषण होता है। 7वें पॉइंट में बात करें तो लीवर में ही हेपेरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हेपेरिन, वेरी इंपोर्टेंट। व्हाट इज द हेपेरिन, हेपेरिन वो पदार्थ है जो रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है। याद रखें इसको, हेपेरिन वो पदार्थ है जो हमारी इन नसों में जो रक्त भाग रहा है, दौड़ रहा है या बह रहा है, इनको रक्त के अंदर, सॉरी,
ब्लड वेसल्स के अंदर जमने से रोकता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बनी हुई है किसके कारण? हिपेरिन के कारण। तो रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन रोकता है। इसके बाद देखिए, जब हमारी भ्रूण अवस्था होती है, यानी कि भ्रूणावस्था में इसमें आरबीसीज का फॉर्मेशन चलता है, आरबीसीज का निर्माण। भ्रूण अवस्था में आरबीसीज का निर्माण होता है। इसका उल्टा कब होगा? वयस्क अवस्था में। वयस्क अवस्था में आरबीसीज का विघटन भी कहाँ होता है? तो लीवर में। देखो, भ्रूण अवस्था में जब हम बिल्कुल भ्रूण एम्ब्रियो कंडीशन में होते हैं तो वहाँ पर हमारी आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और अब हम जब वयस्क हैं तो हमारी आरबीसीज का विघटन कहाँ होता है? ये भी लीवर में होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और आता है, जो लास्ट पॉइंट है इसका कार्य का, वो क्या है कि यकृत सेल्स में ही, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। और ये दोनों प्रोटीन हैं जो थक्का बनाने में सहायक हैं। इनका कार्य क्या है? थक्का बनाना, ब्लड क्लॉट बना देती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम रिवाइव कर देता हूं मैं तुरंत। पित्रस का निर्माण पढ़ लिया था हमने। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लूकोजेनेसिस। इसके बाद ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फैटी एसिड और एमिनो एसिड से ग्लूकोज का निर्माण। विटामिन ए का संश्लेषण होता है। संग्रहण किस किस का होता है? विटामिन ए, विटामिन डी और B12। इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है और इसमें एक धातु पाई जाती है कोबाल्ट। यूरिया का संश्लेषण NH2CO, NH2 ये यूरिया का सूत्र है। और यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है किस एंजाइम की उपस्थिति में? यूरिएज। हेपेरिन का निर्माण भी लीवर में होता है, जो रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है। और ये तीनों पॉइंट अब तो इंपोर्टेंट है। जब भ्रूण अवस्था में आरबीसीज का निर्माण होता है, वयस्क अवस्था में आरबीसीज का विघटन भी लीवर में होता है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, जो ब्लड क्लोटिंग में हमारी सहायता करती है, तो उनका निर्माण भी कहाँ होता है? उनका निर्माण होता है लीवर में। तो ये तो था दोस्तों लीवर के यानी यकृत के कार्य। अब देखिए, पाचन तंत्र की जो सारी स्ट्रक्चर थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, यानी कि हमने आहार नाली की संरचना देख ली, पाचक ग्रंथियां देख ली हैं। अब हमें जो पाचन तंत्र की क्रिया विधि है उसका अध्ययन करना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। सिंपल से इसके कार्य हैं। लीवर के जो सारे कार्य हमने कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अब आता है पाचन तंत्र की क्रिया विधि। क्या आगे आता है? पाचन तंत्र की क्रिया विधि। अब पाचन तंत्र की क्रिया विधि को 5 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 5 चरण है इसके। कितने चरण है दोस्तों? 5 चरण। सबसे पहले हम भोजन करते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं? भोजन को अंदर लेना या शरीर के अंदर ग्रहण करना, यानी कि इसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। और इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसे इंगेशन कहा जाता है। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? अंतर्ग्रहण होता है भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो देखो, सबसे पहले जो भोजन होगा, मान लो ये हमारा भोजन है, चलो गुड्डी टाइप में बना दी, ये हमारा भोजन है। इस भोजन को क्या करेंगे? कहाँ जा रहा है? सबसे पहले इस भोजन को हम, पहला चरण हो गया ये, भोजन को अंदर की ओर ग्रहण करना। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है यहाँ पर चबाना, दांतों की सहायता से इसको चबाया जाएगा, और इसके बाद होता है निगलना, है ना। तो 2 क्रियाएं इसमें पढ़ेंगे, डिटेल में आगे बात करेंगे। पहले इनके एक बार चरण देख लेते हैं, 5 कौन कौन है। तो सबसे पहले चरण जो आएगा वो है अंतर्ग्रहण। इसके बाद भोजन अंदर जाएगा तो क्या होगा? उसका पाचन होगा। क्या होगा? पाचन, जिसे तो सब जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? डाइजेशन कहा जाता है। इसको डाइजेशन कहा जाता है। यानी कि ये जो भोजन ग्रहण किया है अब हमारी नीचे पहुंचेगा, ग्रशिका, फिर आमाशय। तो ये मैंने आमाशय बना दिया, आमाशय में पहुंच गया। फिर छोटी आंत में जाएगा, और फिर यहाँ से किस में? बड़ी आंत में जाएगा, है ना, एंड में यहाँ आएगा। शॉर्ट सा चित्र बनाया, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी क्रिया होगी हमारी पाचन, यानी कि भोजन जो यहाँ पे आया है अब इसका क्या होने लगा? इसकी पाचन क्रिया होने लगी। यानी इसको पाचन क्या भाई? भोजन का टूटना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, भोजन का पाचन क्या है?
तो वहां पे आंसर क्या था, भोजन का जल अपघटन, भोजन का जल अपघटन। ये क्रिया भी पाचन ही है भाई, ये भोजन को तोड़ना ही पाचन नहीं है, भोजन का जल अपघटन करना भी क्या है, पाचन है। नीट में आया क्वेश्चन था। तो चलो अंतर्ग्रहण हो गया यानी भोजन अंदर गया, उसके बाद क्या होगा, उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद जब पचित हो जाएगा, पूरा भोजन पच जाएगा, तो उसका क्या होगा, अवशोषण। क्या होगा उसका, अवशोषण होगा, यानी कि जो पचित भोजन है उसको सेल्स द्वारा, कोशिकाओं द्वारा वापस खींचा जाएगा। इसको अंग्रेजी में एब्सॉर्प्शन क्या कहा जाता है, एब्सॉर्प्शन इसको कहा जाता है। तो अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद क्या होगा, अवशोषण होगा। अब देखो मतलब अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, आमाशय में होती है क्या, नहीं होती। अवशोषण की क्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है, छोटी आंत के बाद, यानी ग्रहणी ड्यूोडेनम वाले भाग के बाद यहाँ पर पाचन की क्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पर भोजन के पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। अब इसका क्या होता है, अवशोषण के बाद चौथी क्रिया जो आती है उसको कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या आती है, स्वांगीकरण, इसको एसिमाइलेशन कहा जाता है, एसिमाइलेशन या एसिमुलेशन या एसिमाइलेशन। स्वांगीकरण क्या है, देखो यहां पर भोजन पचा, पचने के बाद इसको वापस खींचा जाता है कोशिकाओं द्वारा, और खींचकर इसको वापस कहाँ भेजा जाता है, जहां पर हमारी सेल्स को उस चीज की आवश्यकता है, तो वहां पर भेजा जाता है। तो या तो वो क्या होता है, किसी कोशिका द्रव्य में बैठ जाता है जाकर, यानी कि कोशिका द्रव्य का भाग बन जाता है, और कोशिका द्रव्य का भाग बनने की क्रिया को कहा जाता है क्या, स्वांगीकरण। क्लियर दोस्तों। तो अब इसके बाद जो मान लो अपचित भोजन है वो मलाशय में आता है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, जिसको क्या कहा जाता है, उसको बहिक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहिक्षेपण। और जैसे इसको इंगेशन कहा था, वैसे इसको ईगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको ईगेशन कहा जाता है। एस तो 5 चरण हो गए हमारे भोजन की या पाचन तंत्र की क्रिया विधि में। सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाएगा, जैसे अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है, उसका पाचन होता है, डाइजेशन। इसके बाद पचने के बाद क्या होगा, उसका अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, और स्वांगीकरण के बाद सबसे एंड में आता है बहिक्षेपण। तो चलिए दोस्तों एक बार इनको नोट कर लें, 5 चरण। और अब हम चलते हैं पहले चरण की ओर, अंतर्ग्रहण की ओर। अंतर्ग्रहण को मैं इसी वीडियो में शूट कर रहा हूं, और पाचन थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, तो इसको हम अगली वीडियो में शूट करेंगे। चलिए चलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अंतर्ग्रहण की, इंगेशन। राइटिंग थोड़ी सी, चलो दोबारा लिख देता हूं इसको, इंगेशन। देखो परिभाषा कि जीवों द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लेना या ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। किसे कहते हैं अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। लिख देता हूं, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब देखो मैंने अभी कहा था इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक तो होता है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, और दूसरी क्रिया होती है भोजन को निगलना। भोजन को चबाना और भोजन को निगलना। देखो चबाने की बात करते हैं तो हमारे मुख में है ना, या मुख गुहिका कहते हैं, इस मुख गुहिका में 4 प्रकार के 32 दांत है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत। तो दांतों की सहायता से या दांतों द्वारा अच्छी तरह से इसको भोजन को चबाया जाता है। इस क्रिया को तो कहते हैं भोजन का चबाना या भोजन को चबाना। ये क्रिया हो जाती है जिसमें 4 प्रकार के दांत हमारे भाग लेते हैं, यानी कि कृंतक, हमने सारे दांत पढ़ लिए हैं, स्ट्रक्चर भी इंटरनल जो थी वो हमने इसमें देख ली थी। जैसे कृंतक, इंसाइजर, काटना और कुतरना इनका काम था, है ना। फिर दूसरे प्रकार के थे जिनको हमने कहा था कैनाइन, है ना, इनका काम क्या था, चीरना फाड़ना। और प्रीमोलर और मोलर दांतों का काम था क्या, अच्छी तरह चबाना, बारीक चबाना। तो चलो दांतों द्वारा अच्छी तरह चबा दिया गया। अब चबाने के बाद क्या होता है, भोजन को निगला जाता है।
क्या होता है, भोजन को निगला जाता है। निगलना किसे कहते हैं, अंदर जैसे हम निगलते हैं ना भाई, क्या कहते हैं उसको हमारी भाषा में, सटकना। तो ये होता है निगलना, यानी अब उसको भोजन को आगे भेज दिया जाता है। तो ये होता है दूसरा पार्ट भोजन का, या भोजन को निगलना। दोनों क्रियाएं हो जाती हैं। अब देखो लेकिन इस मुख्य गुहिका में और क्या हो रहा है, इसमें लार मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, लार मिलाई जाती है। लार मिलाने से क्या होगा, भोजन कैसा हो जाएगा, चिकना और लुगदीनुमा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भोजन लार के मिलाने से चिकना और लुगदीनुमा हो जाता है। और जीभ क्या करती है, जीभ लार को अच्छी तरह मिलाने में सहायता करती है। अब जो भोजन चिकना और लुगदीनुमा हुआ है, इस भोजन को बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस भोजन को बोलस कहा जाता है, बोलस। ठीक है दोस्तों, लार मिलाने के बाद जो भोजन चिकना और लुगदीनुमा हो गया, उसको अब बोलस कहा जाता है। और अब इस बोलस को निगल लिया जाता है। अब भोजन के जो निगलने की क्रिया है, या भोजन को जो चबाने की क्रिया है, भोजन को चबाना, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो ये तो था हमारा अंतर ग्रहण। इसमें क्या करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें मानव के दोनों हाथ भी सहायता करते हैं। चलो अब इसके बाद दूसरी बात करेंगे हम पाचन की। किसकी, पाचन की। तो पाचन एक लंबा टॉपिक है, क्योंकि पाचन की क्रिया, मुख में पाचन, फिर ग्रसिका में तो होता नहीं है, आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन। तो पाचन एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो इस पाचन की क्रिया से हम अगला वीडियो या अगला लेक्चर शूट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, और हमारे चैनल को और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि सर आप अच्छा कर रहे हैं, या यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, या फिर सर आप ऐसा और अधिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम आपकी बातों को पढ़ते हैं भाई, हम आपकी कमेंट को देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, उसको भी कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद और जय श्री राम।